What's up guys, Aishman this side and welcome back to my YouTube channel. So the Russian invasion of Ukraine has finally started. आपने पिछले कुछ दिनों से रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, जो टेंस सिचुएशन है, उसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी. एंड एक और जहां रशिया एंड यूक्रेन एक ऑल आउट वॉर लड़ रहे हैं, EU एंड USA ने यूक्रेन को सिर्फ अपना मिलिट्री एड प्रोवाइड किया है. उन्होंने अपनी आर्मी या ट्रूप्स नहीं भेजे यूक्रेन के बिहाफ पे लड़ने के लिए. लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ स्पेसिफिकली USA एंड यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी सारे सैंक्शंस, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, इस उम्मीद में कि रशिया स्पेसिफिकली पुतिन पे इन सैंक्शंस का कुछ फ़र्क पड़ेगा एंड वो अपनी आर्मी विड्रॉ करनी शुरू करेगा यूक्रेन में से एंड पीस रिस्टोर हो पाएगी वहाँ पे. लेकिन जैसे जैसे करके दिन दिन बीतते जा रहे हैं एंड सैंक्शंस भी लगते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पुतिन पे एंड रशिया पे सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. इनफैक्ट सिचुएशन और एस्केलेट ही हो रही है, सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है. ऐसे में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने एंड लोगों ने ये सवाल उठाया है कि क्या पुतिन एंड रशिया पे इन सैंक्शंस का कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा क्या. हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री में कोई टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर हम ईरान का एग्जांपल ले, क्यूबा का एग्जांपल ले, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले, तो इन सब कंट्रीज़ पे जब सैंक्शंस लगाए गए तो इन्होंने थोड़ा सा स्टेप बैक किया. लेकिन रशिया एंड पुतिन को देख के लग नहीं रहा कि उनको इन सैंक्शन से कुछ खास फर्क पड़ रहा है. एंड इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि रशिया ने पिछले 5-6 सालों से, स्पेशली 2014 के बाद, रशिया ने ऐसी कुछ पॉलिसीज एंड ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करी है जिनके कारण वो अब इन वेस्टर्न सैंक्शन से काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड हो चुके हैं कि अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ EU या फिर USA उन पर सैंक्शंस लगाती भी है तो रशिया पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनका. एंड आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे रशिया जैसी एक मेजर इकॉनमी ने अपने आप को इन वेस्टर्न सैंक्शन से प्रोटेक्ट करा हुआ है, सेफ गार्ड करके रखा हुआ है. सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस का क्या मतलब होता है. इकोनॉमिक सैंक्शंस बेसिकली ऐसी कोई पेनल्टी होती है जो कि आप किसी दूसरी कंट्री पे या कंपनी पे या फिर किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल पे लगाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और टू डिस्करेज देम फ्रॉम टेकिंग एनी पर्टिकुलर एक्शन और फॉलोइंग एनी पॉलिसी. एंड ये सैंक्शंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रेड एम्बार्गोज, यानी कि उस कंट्री से ट्रेड को कंप्लीटली बैन कर देना, कोई भी ट्रेडिंग अब से नहीं होगी, या फिर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना कि उस कंट्री में क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं करेंगे, या फिर उस कंट्री पे ट्रैवल बैन लगा देना कि हमारे सिटीजन्स अब वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, या फिर उस कंट्री के अगर कोई एसेट्स या कैपिटल पैसा आपके पास है तो अब उसको फ्रीज कर देते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सैंक्शंस है जो कंट्रीज लगाती है. एंड ऑब्वियसली इन सैंक्शंस की जो कंट्री टारगेट होती है, यानी जिन कंट्रीज पे सैंक्शंस लगते हैं, उनको इनसे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है, फाइनेंशियल भी एंड कभी कभी पॉलिटिकल भी. एंड ये इकोनॉमिक सैंक्शंस यूजुअली कंट्रीज तब लगाती है जब वो किसी दूसरी कंट्री से एक ऑल आउट वॉर या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, बट उनके किसी एक्शन को वो डिस्करेज या फिर डिसइंसेंटिवाइज करना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहती है, जैसे अगर हम ईरान का एग्जाम्पल है, तो उनको वो न्यूक्लियर पावर बनने से डिस्करेज करने के लिए USA ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए उनके ऊपर. एंड ऐसी कुछ सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे लगाए थे, बट 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड करा एंड उसको एनेक्स करके रशिया का पार्ट बना दिया. एंड उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा बवाल मचा था, वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था, बट वो कोई डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे रशिया के साथ. तभी उन्होंने रशिया के इन एक्शंस को डिस्करेज करने के लिए रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए. एंड इन सैंक्शंस का रशिया पे बहुत ही बुरा असर पड़ा था, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं. 2014 में जब सैंक्शंस लगे उसके बाद से रशिया में जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, 14-15% तक टच हो गई थी. इनफैक्ट 2014 के बाद से रशिया की जो GDP है वो सिर्फ 0.3% पर ईयर से बढ़ी है, जबकि ग्लोबल GDP 2.3% से बढ़ी है. एंड एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि इन सैंक्शंस के कारण रशिया ने हर ईयर $50 बिलियन लूज करे हैं. एंड जैसा कि हम देख ही सकते हैं, इन सैंक्शंस का 2014 में रशिया पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था. एंड इसके बाद से रशिया एंड स्पेशली पुतिन को रियलाइज हो गया था कि रशिया बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है वेस्टर्न इकोनॉमीज पे, स्पेसिफिकली यूरोप पे एंड USA पे. एंड उसके बाद से ही पुतिन ने ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी है जिससे कि धीरे धीरे रशिया की डिपेंडेंसी कम होती गई इन वेस्टर्न पावर्स पे एंड रशिया अपने आप को सेफ गार्ड करता गया फ्यूचर सैंक्शन से. तो फिर अब समझते हैं कि रशिया ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन फॉरेन सैंक्शन से. सबसे पहले तो रशिया ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर का प्रपोर्शन कम किया. रशिया 2014 से ही अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू इस वक्त $640 बिलियन है. एंड इसमें भी वो डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है.
पिछले 5 साल में डॉलर का जो वैल्यू है इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो 40% से गिर के 16% तक आ चुका है। एट द सेम टाइम रशिया ने अब ज्यादा गोल्ड कलेक्ट करना शुरू कर लिया है अपने इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो गोल्ड का प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए पे एंड डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है रशिया अपनी। एट द सेम टाइम रशिया दूसरे करेंसीज का प्रपोर्शन अब बढ़ाना शुरू कर रहा है। चाइनीज रेमनेबी की अगर हम बात करें तो वो 13% है इस वक्त रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। एंड रशिया ने भी बहुत स्ट्रैटेजिकली ये मूव चला है ताकि अगर फ्यूचर में वेस्टर्न कंट्रीज अपने सैंक्शंस लगाने शुरू करे तो रशिया का डॉलर पे, यूरो पे, पाउंड पे डिपेंडेंसी कम रहे एंड ज़्यादा फर्क ना पड़े। एट द सेम टाइम रशिया के पास अगर गोल्ड ज़्यादा हुआ या ऐसे चाइनीज करेंसी ज़्यादा हुई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो इन वेस्टर्न सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ेगा रशिया पे। इसके अलावा 2014 से ही रशिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन लोन, स्पेसिफिकली फॉरेन से मेरा मतलब वेस्टर्न है, उन पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी है। अब जितना भी रशिया इन्वेस्टमेंट लेता है वो ट्राई करता है कि वो वेस्टर्न कंट्री से कम हो सके तो रशिया का ही हो, वरना एशियन कंट्री से ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे भी वो फॉरेन मनी पे अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है। एंड पिछले कुछ साल ने रशिया ने नए ट्रेड पार्टनर्स बनाने भी शुरू कर दिए। पहले रशिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था यूरोपियन एंड यूएसए के साथ, बट 2014 के बाद से रशिया ने ऑल्टरनेट ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने भी शुरू कर दिए जो वेस्ट से दूर हो, जिनका बेसिकली वेस्टर्न सैंक्शन से फर्क ना पड़े। एंड रशिया की जो इकॉनमी है वो ट्रेड सरप्लस वाली इकॉनमी है, ट्रेड डेफिसिट नहीं है। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि रशिया से नेट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट नहीं होता। एंड रशिया ने अपने इस ट्रेड सरप्लस को दिसंबर 2020 में $11 बिलियन से बढ़ा के दिसंबर 2021 में $27 बिलियन का बना दिया है। तो यहां भी आप देख सकते हो कि रशिया बाहर की कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट पे अपनी डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि रशिया किसी एक रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता। अगर हम जैसे ईरान की या वेनेजुएला की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे पेट्रोल है, वहां से गैस आता है, बट ये ऐसी कंट्रीज है जिनके पास सिर्फ एक ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। एंड इन कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज पे रिलाई करना पड़ता है बाकी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि ऑटोमोबाइल, आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फूड, एग्रीकल्चर, इन चीजों के लिए। लेकिन रशिया में ये सारी इंडस्ट्रीज भी काफी फ्लरिश्ड है। रशिया के पास अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अच्छी खासी आईटी इंडस्ट्री है, रशिया के पास मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, नेचुरल गैस एंड रिसोर्सेज तो रशिया के पास है ही है। तो रशिया आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, बाकी कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है इन एवरी वे पॉसिबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुतिन ने यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया रशिया पे, रशिया की गैस सप्लाई के लिए। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं 30% ऑफ ईयूज गैस कम्स फ्रॉम रशिया। तो रशिया अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है लगभग 1/3 गैस के लिए जो कि यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचती है। इनफैक्ट अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड का 94% गैस रशिया से आता है, जर्मनी का ऑलमोस्ट आधा 49% रशिया से है, इटली का 46%, पोलैंड का 40%, फ्रांस का 1/4 24% गैस एक अकेला रशिया ही प्रोवाइड करता है। तो रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना इन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि रशिया इनको गैस सप्लाई करता है एंड गैस इन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आपने न्यूज में सुना होगा कि यूएस ने तो बहुत तेज जल्दी करके बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, बट यूरोपियन यूनियन थोड़ा स्लो एंड थोड़ा फूक के ही कदम रखना है सैंक्शंस लगाते हुए, क्योंकि उनको पता है कि उनपे भी इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अभी तक आपको ये एक चीज समझ आ गई होगी कि रशिया ने 2014 के बाद से, जब 2014 में इतने भारी सैंक्शंस लगे, रशिया को रियलाइज हो गया था कि भाई हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बन गई है यूरोपियन कंट्रीज पे, यूएसए पे, एंड मुझे इस डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। एंड 2014 से ही आप देखोगे सारे जो मैंने स्टेप्स गिनाए 2014 से सिस्टमैटिकली होने लगे एंड इस तरीके से होने लगे कि फ्यूचर में कभी हमारे ऊपर अगर सैंक्शंस लगे, रशिया पे अगर सैंक्शंस लगे तो उसको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है सैंक्शंस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रशिया को बहुत भारी नुकसान ना उठाना पड़े जैसा 2014 में हुआ। इसके अलावा काफ़ी सारे रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से भी हटाया जा रहा है। स्विफ्ट बेसिकली एक इंटरनेशनल नेटवर्क है ऑफ अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड इस नेटवर्क का बेसिकली काम है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करना। सो स्विफ्ट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं, ईजी हो पाते हैं। तो जब भी आप इंटरनेशनली पैसे बेचते हैं तो ये सारे बैंक्स इन स्विफ्ट नेटवर्क का यूज करते हैं। एंड रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से हटाना, उनको बैन करना एक बहुत ही बड़ा मूव है, क्योंकि अब बहुत सारे रशियन बैंक्स इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ना करने से एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा रशियन इकोनॉमी पे। लेकिन रशिया ने अपने आप को यहाँ पे भी सेफ गार्ड करना शुरू कर दिया था 2014 से ही। 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ तब से ही रशिया को पता था कि आज नहीं तो कल हमें स्विफ्ट के नेटवर्क से हटा ही देंगे, तो रशिया ने एक अपना ऑल्टरनेट सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया था तब से ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। 2014 में सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने अपना एक ऑल्टरनेट इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस SPFS स्टार्ट किया था एंड एज ऑफ 2020 इस SPFS सिस्टम पे 13 मिलियन मैसेजेस या फिर आप बेसिकली समझ लो 13 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी है एंड 400 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सिस्टम के पार्ट है। तो डेफिनेटली ये स्विफ्ट जितना अच्छा नहीं है, बट हाँ रशिया के पास एक ऑल्टरनेटिव है। एंड नाउ आई होप कि आपको समझ आया हो कि क्यों 2014 में रशिया इतना हेवीली इफेक्ट हुआ था सैंक्शन से एंड कैसे 2014 के बाद से रशिया ने सिस्टमैटिकली स्टार्ट किया अपनी डिपेंडेंसी कम करना इन फॉरेन सैंक्शंस, स्पेसिफिकली यूरोपियन एंड USA के सैंक्शन से। हम सबको उम्मीद करनी चाहिए, हम सबको प्रे करना चाहिए कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, जो टेंशन है, ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए, इसका एक पीसफुल सोल्यूशन निकल के आए एंड कम से कम कैजुअलिटीज हो। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई होप आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।